नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे बदल सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, और क्या है विधानसभा का गणित आपको बताएंगे, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका मध्य प्रदेश के उपचुनाव में लग सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संकट में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वो चाहते हैं देश मुंह बंद करके रखे, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केरल सोना तस्करी मामले में बीजेपी और सीपीएम का हाथ, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और सीपीएम पर लगाया बड़ा आरोप। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे बदल सकते हैं सीएम का चेहरा, जाने क्या है विधानसभा का गणित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम हैं। प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस के सामने सभी सीट जीतने की चुनौती होगी, तो सरकार बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में सभी पार्टियां उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भाजपा और कांग्रेस जीत के पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए ये उपचुनाव कड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें शिवराज सरकार को बेदखल करने के लिए सभी 27 सीटों पर जीत हासिल करनी है। ऐसा है मध्य प्रदेश विधानसभा का सियासी गणित। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से 27 खाली हैं। इस समय 203 सीटों वाली विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार के पास 107 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा है, जबकि कांग्रेस के पास 89 विधायक हैं। 27 सीटों पर उपचुनाव के साथ विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 विधायक का हो जाएगा। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करनी ही होगी, जबकि कांग्रेस को फिर से सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए सभी 27 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराना होगा। अगर हुआ ऐसा तो बदल सकती है मुख्यमंत्री की सीट। अगर उपचुनाव में भाजपा 9 से कम सीटें लाती है तो उसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवारों का साथ चाहिए होगा। वहीं 89 विधायकों के साथ उपचुनाव में उतरने वाली कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। फिलहाल भाजपा 9 से कम सीट पर सिमटती है और कांग्रेस 20 से अधिक सीटें जीत लेती है, तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ 4 निर्दलीय विधायकों के अलावा बसपा के 2 और सपा के 1 विधायक की मदद से एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बारे में कहा, ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा की उपलब्धियों के साथ नहीं बल्कि उनके संगठन के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसलिए उन्होंने मेरी सरकार गिरा दी। गौरतलब है कि इस साल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी और वे अब भाजपा के साथ हैं। इसी वजह से कमलनाथ सरकार सत्ता से बाहर हुई थी। यही नहीं, इसके बाद कांग्रेस ने 3 अन्य विधायक भी विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए। वहीं 2 सीट विधायकों के निधन के कारण खाली है। इसी वजह से 130 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 27 सीटें खाली हो गईं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संकट में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर वे चाहते हैं देश मुंह रखे बंद, सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश विरोधी, गरीब विरोधी तथा जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी संकट में है और वे चाहते हैं कि हमारे आदिवासी, महिलाएं, युवा और देश मुंह बंद रखे। गांधी ने शनिवार को नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया और राज्य की जनता को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन हुए 20 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा का नया भवन अब बनेगा। विधायिका हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा तथा सबसे अहम स्तंभ है। संसद और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों से हमारे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन याद रखना होगा कि हमारा संविधान भवनों से नहीं, भावनाओं से बचेगा। इन भवनों में दूषित और
गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। गांधी ने कहा, हमने पिछले 7 दशकों में बड़ी दूरी तय की है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो प्रण हमने किया था उसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हमारे देश को पटरी से उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आज देश विरोधी, गरीब विरोधी तथा लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 2 वर्ष बाद हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सहित हमारे सारे पूर्वजों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम ऐसे कठिन दौर का सामना करेंगे जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। गांधी ने कहा कि आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम एक नए विधानसभा भवन की बुनियाद रख रहे हैं और यही वह दिन है कि हम अपने लोकतंत्र की बुनियाद को सुरक्षित रखने का शपथ लें। उन्होंने कहा, हम आज शपथ लें कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता रहेगी हम कतार के अंतिम व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है कि राज्य में समावेशी योजनाओं से लोगों के दिलों को जीता जा रहा है। यही सरकारों का कर्तव्य भी होता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के निर्माण के लिए बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा भी ऑनलाइन जुड़े। नए विधानसभा भवन के लिए परियोजना सलाहकार पापकोस हैं, जो भारत सरकार का उपक्रम है। इस भवन का डिजाइन रायपुर के वरिष्ठ आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव ने तैयार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल सोना तस्करी मामले में बीजेपी और सीपीएम का हाथ, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, केरल में कांग्रेस ने इस बात पर संदेह जताया है कि राज्य और केंद्र में सत्ताधारी दल विवादास्पद सोने की तस्करी के मामले को सुलझाने में हाथ बटा रहे हैं। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया कि अब ये सबके सामने आ गया है कि ये दोनों दल दिखा तो यही रहे हैं कि इनके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये साथ आ जाते हैं। चेन्निथला ने कहा, यह दूसरी बार है जब बीजेपी के टीवी चैनल के रूप में मशहूर जन्म टीवी के वरिष्ठ संपादक से सोने की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूछताछ की गई। इससे पहले माकपा समर्थित टीवी चैनल कैराली के शीर्ष अधिकारी जॉन ब्रिट्स ने खुले तौर पर कहा कि मामले में मुख्य आरोपी स्वप्रा सुरेश को कमीशन के रूप में 4.25 करोड़ रुपए मिले। इस आरोप की पुष्टि राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसॉक कर चुके हैं। स्वप्ना के बयान से अब पता चलता है कि नामबियार को इसकी जानकारी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिलेगी राहत, जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से ही लालू यादव सजा काट रहे हैं। यहाँ लालू ने 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजार लिया है। इसी बात को आधार बनाते हुए लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है और अब 11 सितंबर को मामले पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। वो कई तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, लिहाजा कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम मानी जा रही है। कुछ समय पहले लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव कराची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में रहते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार देश के सबसे झूठे सीएम, लोगों को गुमराह कर सच छुपाते हैं। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ और कोरोना को लेकर बिहार में स्थिति खराब है। बाढ़ से 16 जिले, 130 प्रखंड और 84 लाख आबादी प्रभावित हुई है। मेरे कहने के बाद सीएम ने सिर्फ 2 बार हेलीकॉप्टर से दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार बताए वायुसेना के कितने हेलीकॉप्टर चलाए गए, 84 लाख आबादी सड़क पर आई, उसके लिए क्या किया गया। यहाँ तक बाढ़, बांध, तटबंध
पुल पुलिया बड़े पैमाने पर टूटे। केंद्र सरकार ने बाढ़ की समीक्षा के लिए कोई टीम नहीं भेजी। बिहार की मदद के लिए केंद्र ने क्या किया, सरकार बताएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने सदन में कहा था कि राजनीतिक दलों की एक कमेटी बनेगी जो कोरोना संक्रमण को लेकर निगरानी करेगी। आज तक कोई बात नहीं हुई। 28 जिलों में 80,000 मरीज पाए गए, 376 लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार अभी लाख की मात्रा में टेस्टिंग हो रहा है और 2,500 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पहले 10,000 टेस्टिंग हो रही थी, उस वक्त भी 2,500 पॉजिटिव मामले आ रहे थे। एंटीजन टेस्ट में गड़बड़ी है, RT-PCR टेस्ट सही है लेकिन उसकी मात्रा कम है। सरकार ने लोगों को गुमराह किया है। सीएम बताए कोरोना को लेकर कितना फंड आया और कहां कितने पैसे खर्च हुए। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।